जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका। जल्द से जल्द बेटा जुड़े आप लोग, क्लास हम लोग शुरू करें। एक्चुअल में ये ऑफलाइन की क्लास है बेटा, जिसको मैं लाइव कर रहा हूँ, तो मैं वेट नहीं कर सकता बेटा। तो जितना जल्दी हो हमारे मित्र जुड़े। कल सूचना दी गई थी बेटा कि जो ऑफलाइन क्लास का टाइम है वो कुछ रीशेड्यूल हुआ था। यानी मेरा जो लेक्चर है वो 12 बजे से है बेटा। तो जिन मित्रों को मुझे सुनना है वो 12 बजे फेसबुक किसी पेज पे आए और मैं आपको उपलब्ध मिलूंगा। साथ ही अगर बाय द वे मिस होता है तो यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे आपको सारे वीडियो क्रम से मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं बेटा, आज की बातचीत आपसे शुरू करते हैं। तो ज्योग्राफी के कुछ टर्मिनोलॉजी पे बेटा हम लोग बात कर रहे थे, तो दो तीन टर्म पे कल चर्चा हुई थी, कुछ पे आज करेंगे और आज ही आपसे हीट बजट पे बात करेंगे। क्लियर है बेटा? बैठ जा। तो एक बेटा अनुभव कल का रहा, वो मैं आपसे शेयर करूं। कल कुछ मित्र हमारे ऑफिस में आए और उन्होंने पूछा कि सर आईएएस बनने के लिए क्या करना होगा। तो आईएएस बनने के लिए बेटा आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना होगा, है ना, और हिमालय की किसी गुफा वगैरह में तपस्या करनी होगी। अजीब अजीब से प्रश्न है बेटा। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि ऐसे जो हमारे मित्र हैं जिनके पास कंपटीशन का कुछ अनुभव है, वह भी मिसगाइड कर देते हैं हमारे मित्रों को। तो थोड़ा सा बेटा हम आपसे बात करें, तमाम पढ़ाए हुए बच्चे जिनके साथ हम लोगों ने बातचीत किया है, सफल हुए हैं, बच्चों ने पोजीशन भी लगाया है। तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि कुछ जादू भरे लोग होते हैं या कुछ जो आईएएस ओएएस बनते हैं उनके चार छह आंखें होती हैं और चार छह हाथ होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। देखो, आपकी सफलता और असफलता के बीच में दूरी क्या है, तो उसको थोड़ा सा समझना है। अगर इस बात को आप समझ लिए बेटा, तो यानी आपको किसी भी, मैं आता हूं बेटा अभी ज्योग्राफी पे बात करता हूं, लेकिन 2 मिनट आपसे बात करते हैं। ये आईएएस बनने के लिए आपके पास सिर्फ 2 चीज चाहिए बेटा। अगर ये 2 चीज आपके पास है तो आप ऐसा कर सकते हैं बेटा। और आप नहीं, कोई भी बच्चा कर सकता है। कई बच्चे हमसे प्रश्न पूछते हैं कि सर अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मित्र, जब हम पैदा हुए थे ना, तो बोलना भी नहीं आया था। बोलना भी हम लोगों ने यही सीखा। तो जाहिर सी बात है बेटा कि कभी ना कभी आपको शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी ना। और हर किसी ने कभी ना कभी शुरुआत किया है। आप जब भी शुरुआत करें बेटा, कोई विलंब नहीं है। लेकिन किन 2 चीजों की आवश्यकता है, थोड़ा उस पर ध्यान केंद्रित कर लीजिए, फिर हम आते हैं ज्योग्राफी के सामान्य अध्ययन पे बात करते हैं। पहली जो चीज आवश्यक है बेटा, वो जो पहली आवश्यकता है आपके पास, वो आपके पास होना चाहिए बेटा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। और आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास नॉलेज नहीं, अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। पढ़ाई बेटा वक्त की बात है, नहीं पढ़ा है पढ़ लेंगे, और बिल्कुल पढ़ लेंगे। तो ये आत्मविश्वास का मामला है। तो आपका एक आत्मविश्वास होना चाहिए बेटा, ये बहुत जरूरी है बेटा। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये आपके पास होना चाहिए कि हम कर लेंगे। दूसरा जो फैक्टर है जिसपे हमारे मित्र ध्यान नहीं देते, वो है बेटा अभिप्रेरण, मोटिवेशन। ये 2 चीजें मिला के ही आपको सफल बनाएंगे बेटा। हर बच्चे को लगता है कि हम मोटिवेटेड हैं, हम अभिप्रेरण, हमारे पास है, मोटिवेशन है, और ऐसा नहीं होता। अभिप्रेरण जितना मजबूत होगा, यानी लक्ष्य को लेके आप जितना ही पैनिक होंगे बेटा, आपकी सफलता की संभावनाएं उतनी ही प्रबल होती चली जाएंगी। तो सिविल सर्विसेज में या किसी भी परीक्षा में बेटा सफल होने के लिए आपके पास अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस यह होना चाहिए कि हम कर लेंगे।
और मनुष्य ही करते हैं बेटा, कोई पराशक्तियां आके तो करती नहीं। या ऐसा तो नहीं है कि जो सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होते हैं बच्चे वो जुपिटर से आते हैं, बृहस्पति ग्रह से आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कर सकते हैं। सिर्फ स्ट्रेटजी, योजना, प्लानिंग में कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां करते हैं और आप उलझ जाते हैं। लक्ष्य को लेके आप कितने अभिप्रेरित हैं? जैसा एक बात मुझे बताओ, जैसे कोई ऐसी चीज हो जो आपको बहुत पसंद हो। आजकल के नए जमाने के बच्चों को देखोगे तो गेम वोम खेलना और इस तरह की तमाम चीजों में उनका बड़ा आकर्षण है, और उनका मन ये होता है ना कि जब मौका मिले तो हम यही करते रहें। तो पैशनेट है आप उसको लेके। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए भी मामला यही है बेटा, आपको पैशनेट होना पड़ेगा, आपको एकदम उसी में जीना पड़ेगा। आपकी जिंदगी का इस समय एकमात्र लक्ष्य वह होना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस रखिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, और होगा बेटा एक दिन। ऐसा तो है ही नहीं कि नहीं होगा, आप कर सकते हैं। और इस बात की कहीं कोई परेशानी नहीं है कि अभी हमने पढ़ना शुरू किया। हर किसी ने पढ़ना शुरू किया ही होगा पहली बार। आप भी पहली बार शुरू कर रहे हैं। एक बच्चे ने कहा कि आईएएस बनने के लिए सर कितना समय चाहिए होता है, तो थोड़ा उस पर भी बात कर लें। तो तमाम हमारे मित्र आते रहते हैं, वो बात करते हैं। तो अगर हम गंभीरता से बात करें बेटा, तो 1 ईयर इज एनफ। 1 साल पर्याप्त है। सही ढंग से प्लान बना के सही ढंग से आप काम करें और अपने समय का सही सदुपयोग करें तो 1 साल बहुत है। 1 साल में आप कर सकते हो ऐसा। और नहीं तो हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से 7 जन्म होते हैं हम लोगों के, 7 कम पड़ जाएंगे। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर देखो, दीवार ढकेलने से दीवार नहीं गिरने वाली। अगर आप दीवार ढकेल रहे हो और आप उम्मीद करो कि दीवार गिर जाएगी तो आप गलत फहमी में हैं। टेक्निकल ढंग से काम करो बेटा। एक ईंट ही दीवार की निकालो, 5 मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा, निकल जाओ, एक दिन दीवार गिर जाएगी। तो पढ़ाई भी ऐसी होनी चाहिए, टेक्निकल होनी चाहिए। आप खाली दीवार ढकेलोगे, दीवार थोड़ी गिरने वाली है। तो ये ध्यान रखो बेटा, धीरे धीरे ही सही कदम आगे बढ़ाइए कॉन्फिडेंस के साथ। पढ़ाई में बार बार मैंने आपसे बोला है, लगभग हर लाइव क्लास में मैंने आपसे कहा है कि कोई रहस्यमय और कोई गोपनीय चीज नहीं पढ़नी है। ढेर सारे लोग आपको भ्रमित करते हैं, बड़े बड़े जो बैनर्स हैं वो आपको बताते हैं कि बहुत सीक्रेट चीजें हैं। कुछ नहीं सीक्रेट है, एवरीथिंग इज ओपन, सब कुछ खुला हुआ है। करना सिर्फ यह है बेटा कि वही चीजें जो सिलेबस में है, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, बार बार पढ़ते हैं, थोड़ा चश्मा बदल लीजिए, नजरिया बदल लीजिए, और अब चीजों को विशेष ढंग से पढ़ लीजिए। सामान्य लोग जिस एंगल से चीजों को देखते हैं, आप उस एंगल को थोड़ा बदल लीजिए। आप विशेष नजरिए से चीजों को देखिए और विशेष डायमेंशन को ढूंढने की कोशिश करिए, और आप हर हाल में सफल होंगे। और ऐसा हम लोगों ने करके दिखाया है, बच्चों ने करके दिखाया है बेटा, आप भी कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस रखिए, कर सकते हैं आप। चलो बेटा, हम आते हैं बेटा अपने विषय पर। तो कल के लाइव क्लास में बेटा हमने ज्योग्राफी की कुछ टर्मिनोलॉजी पे बात किया था। आज उसी के आगे, तो कल किस पे बात किया था बेटा, वो थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करा दें। कल हम लोगों ने ग्रीन हाउस इफेक्ट पे बात किया। जिन मित्रों का छूटा है, कल के वीडियो में जाके देख लेंगे, यूट्यूब पे उपलब्ध है या इसी पेज पे फेसबुक पे उपलब्ध होगा। कल मैंने आपसे बात किया नेगेटिव लैप्स रेट क्या होता है, नकारात्मक ह्रास दर किसे कहते हैं, जानना चाहिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में इधर उधर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा मैंने कहा एल्बिडो। इन 3 टॉपिक पे कल मैंने बात किया बेटा। अब उसी के आगे के सीक्वेंस में आज भी ये कुछ टॉपिक है बेटा जिसपे हम चर्चा करेंगे, तो जरा सा देख लें। तो 3 टॉपिक पे तो बात हुई थी बेटा। आज चौथा टॉपिक जो होगा जिसपे हम बात करेंगे वह है रेडिएशन विंडो। इस पे चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे आपसे थर्मल एनोमली। और आज हम आपसे बात कर लेंगे हीट आइलैंड। ये 3 टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। मौका मिलेगा तो आज हम एक और टॉपिक पे बात कर लेंगे जिसको हम लोग कहते हैं बेटा बजट। हाँ,
किस पे बेटा? बजट। तो ये हम लोगों का वो सरकार वाला बजट नहीं बेटा, हम लोग बात करेंगे हीट बजट पे। तो थोड़ा हिंदी में भी बेटा, आजकल बच्चे बाइलिंगुअल हैं, ढेर सारे बच्चों को परेशानी होती है एक ही भाषा में, तो दोनों सुने। रेडिएशन विंडो को हम लोग हिंदी में कहते हैं बेटा विकिरण खिड़की। जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं वो नोट्स बनाते चलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कुछ की चर्चा मैंने कल किया था बेटा, कुछ की चर्चा हम आज करेंगे। तो 3 टॉपिक की चर्चा मैंने कल किया था और बाकी आज 4 टॉपिक हैं, इस पे बात करेंगे। फिर हम वायुदाब और पवन वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे आज के बाद वाले लेक्चर्स में। बहरहाल इसको कहते हैं बेटा विकिरण खिड़की, इसको कहते हैं तापीय विसंगति, थर्मल एनोमली, इसको कहते हैं बेटा उष्माद्वीप, और इसको कहते हैं उष्मा बजट। तो आज एक एक पे बेटा चर्चा करते हैं, हम लोग बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। और विनम्र निवेदन है बेटा, हमारे मित्र तो जो बैठे हैं, जो हमारे सामने पढ़ रहे हैं, वो तो पढ़ ही रहे हैं। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है बेटा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचाइए, और ये काम आप कर सकते हो बेटा, और बिल्कुल करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। शेयर नहीं कर रहे हैं आप बेटा, भाई ईर्ष्या की भावना ना रखें, आप पढ़ रहे हैं तो बाकी को भी शेयर करिए, वो भी पढ़ें। तो ये क्या है बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं विकिरण खिड़की। तो थोड़ा सा समझिए बेटा, तो विकिरण को थोड़ा किनारे करिए, खिड़की को समझते हैं। विंडोज कॉमन सा वर्ड है, हम लोग सभी लोग जानते हैं। एक्चुअल में खिड़कियां हमारे घर में होती हैं, वेंटिलेटर रोशनदान हमारे घर में होते हैं। काहे के लिए होते हैं? खिड़की घरों में काहे के लिए लगवाई जाती है? खिड़की घर में इसलिए लगवाई जाती है कि वहां खड़े होकर देखें कौन आ जा रहा है नहीं, खिड़कियां हम लोग इसलिए लगाते हैं घरों में, उससे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, यानी सूर्यताप है, पवन है, वायु है, वो अबाध गति से घर के अंदर आए और घर के बाहर निकले, इसलिए हम लोग खिड़की बनाते हैं घरों में, तो प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। लेकिन इस खिड़की के साथ एक शब्द लगा हुआ है, विकिरण खिड़की, रेडिएशन विंडोज। अब थोड़ा सा मामला तकनीकी हो गया, यानी एक ऐसी खिड़की जिससे विकिरण यानी रेडिएशन अबाध गति से आए और चला जाए। तो जाहिर सी बात है कि उसको हम लोग कहते हैं विकिरण खिड़की। और एक चीज बताऊं आपको बेटा, अगर हमारा वायुमंडल ना होता और हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें ना होती, तो दिन का टेम्परेचर 100 के ऊपर जाता और रात में उलट -100 के आसपास टेम्परेचर हो जाता, हम जी ही नहीं पाते। तो ध्यान रखिए, हमारे वायुमंडल की जो गैसें हैं ना बेटा, उनको ढेर सारा धन्यवाद। वो टेम्परेचर को एक बफर स्टॉक में बना के रखती हैं, न बहुत बढ़ने देती है न बहुत घटने देती हैं। लेकिन धरती के कुछ ऐसे इलाके हैं बेटा जहां टेम्परेचर बेतहाशा बढ़ता है, और रात्रि के समय टेम्परेचर बेतहाशा घटता है। ऐसा क्यों होता है बेटा, उसको जरा समझना है। तो धरती के वे ऐसे इलाके होते हैं बेटा जहां सूर्यताप एकदम अबाध गति से आता है, बिना किसी बाधा के। और सूर्यताप रात के समय जब पार्थिव विकिरण होता है, धरती उष्मा को जब रिलीज करती है, तो अबाध गति से चले भी जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, दिन का तापमान थोड़ा ज्यादा भले रहता हो, लेकिन रात का तापमान बहुत कम नहीं होता, कम होता है। ये कौन से इलाके होंगे बेटा? जाहिर सी बात है वो इलाके होंगे जहां पे डस्ट ना हो, जहां पे ज्यादा नमी ना हो, मॉइस्चर ना हो, और जहां पे ग्रीन हाउस गैसें ना हो। क्योंकि सारा खेल तो ग्रीन हाउस गैसों का है ना, हीट को ट्रैप करने का। तो इलाके होते हैं बेटा उच्च पर्वतीय क्षेत्र, हाई माउंटेन जो रेंज होते हैं या जो श्रृंखलाएं होती हैं पर्वतों की, वहां ये देखने को मिलता है कि दिन के समय तो ताप अबाध गति से आता ही है, लेकिन रात में टेम्परेचर फिर रेडिएट होके चला जाता है। तो विकिरण को आने और जाने में कोई बाधा नहीं होती। तो ऐसे इलाकों को हम लोग भूगोल में कहते हैं बेटा विकिरण खिड़की। क्लियर है? और ऐसे आप डेजर्टेड एरिया के बारे में भी देखें तो मरुस्थलीय क्षेत्र दिन में बहुत गर्म हो जाते हैं, रात में बहुत ठंडे हो जाते हैं।
जितनी गर्मी दिन में बेतहाशा पड़ती है उतनी ठंड रात में बढ़ जाती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर दिन बहुत गर्म होते हैं तो रात भी ठीक ठाक गर्म होती है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर को कोई आने जाने में हिंड्रेंस क्रिएट करता है, बाधा उत्पन्न करता है। तो ऐसे एरिया बेटा जहां विकिरण अबाध गति से आए और अबाध गति से चला जाए, विकिरण खिड़की कहलाते हैं। और अपने बुद्धि विवेक से आप फैसला करें कोई इलाके कौन है। डेफिनेटली वो इलाके वही होंगे जहां कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हो रहा हो। एक सघन मरुस्थलीय क्षेत्र में अगर आप जाएं तो वहां मानवीय गतिविधियां ही नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं है, और नहीं है तो हीट आएगी और चली जाएगी। बड़े पर्वतीय क्षेत्र, वहां भी यही आलम है बेटा, तो हीट अबाध गति से आती है और चली जाती है। इन्हीं क्षेत्रों को भूगोल में हम लोग उष्माद्वीप कहते हैं। क्लियर हुआ? अगला जो टर्म है बेटा उस पे आते हैं, बात करते हैं आपसे। एक्चुअल में ये टर्म बेटा आपको जानना बहुत जरूरी है, प्रतियोगी परीक्षाओं में टर्म से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अभी जो हीट से रिलेटेड हैं उन पे बात कर लेते हैं, फिर हम आते हैं आपसे बात करते हैं जो सघन इलाका है हम लोगों का, एयर प्रेशर एंड विंड, उस पर चर्चा हम करेंगे आगे के लेक्चर में। बहरहाल तो अगला है बेटा जो टॉपिक जिस पर हम लोग बात करना है वो था बेटा थर्मल एनोमली, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या बेटा, तापीय विसंगति। अब हिंदी में भी थोड़ा सा मुश्किल ही होती है। एनोमली माने होता है जो सामान्य से कुछ अलग हो जाए, जैसे आप मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं ना, फिजिकल एनोमली, यानी शरीर की बनावट ही कुछ अजीब तरह की हो जाए, दो सर आपस में जुड़ जाए, दो लोग आपस में जुड़ जाए, तो क्या कहते हैं, फिजिकल एनोमली। एनोमली माने विसंगति है बेटा। लेकिन इसके साथ शब्द जुड़ा है क्या, थर्मल एनोमली, तापीय विसंगति। इसका मतलब क्या है बेटा वो थोड़ा समझना है। तो एक डायग्राम से बेटा देखते हैं हम लोग। जैसे ये पृथ्वी है बेटा और ये विषुवत रेखा है। एक दिन मैंने आपको बताया था, किसी लेक्चर में होगा, किसी वीडियो में जाके देख लीजिएगा यूट्यूब पर, मैंने आपसे बताया था कि ये ताप विषुवत और विषुवत रेखा अलग अलग होती है। थर्मल इक्वेटर और इक्वेटर अलग होती है। विषुवत रेखा वर्ष में 2 दिन ताप विषुवत बन जाती है, लेकिन ऐसा पूरे वर्ष में 2 ही दिन होता है बेटा। एक होता है 21 मार्च, बोले बेटा, और एक होता है 23 सितंबर। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्ष के इन्हीं 2 दिन सूर्य की जो वर्टिकल रेज है वो विषुवत रेखा पे पड़ती है। एक बात ध्यान रखना, सूर्य की वर्टिकल रेज पूरे वर्ष भर विषुवत रेखा पे नहीं पड़ती। तो सूर्य की लंबवत किरणें जहां पड़ती हैं धरती पर, उस समय वह इलाका सबसे अधिक सूर्यताप ग्रहण करता है, और उसे भूगोल में हम लोग ताप विषुवत कहते हैं। तो वर्ष के 2 दिन विषुवत रेखा ताप विषुवत बन जाती है। लेकिन चूंकि आपने पढ़ा है कि सूर्य उत्तरायण होकर 23.5 डिग्री तक जाता है, यानी कर्क रेखा तक जाता है, और इधर कहां बेटा, मकर रेखा तक आता है। तो जाहिर सी बात है सूर्य की किरणें जिस दिन कर्क रेखा पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अगर लंबवत पड़ेंगी, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही ताप विषुवत बन जाता है। ताप विषुवत माने बेटा जहां सूर्य की किरणें वर्टिकल पड़े वह इलाका ताप विषुवत कहलाएगा। क्लियर है? अब जरा ध्यान से सुनिए। एक्चुअल में सूर्य की जो लंबवत किरणें होती हैं बेटा वो अक्षांशों पे पड़ती हैं, तिरछी भी पड़ती हैं, तो जितना भी एंगल बनाती हैं हर अक्षांश पे एक बराबर एंगल पे वो उनकी सूर्यताप प्राप्त होता है। एक चीज बताइए, मान लीजिए कि 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ रही हैं। एक उदाहरण से बेटा समझिए, 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे वर्टिकल पड़ रही हैं, पड़ती भी हैं। तो विषुवत रेखा पे जितने भी स्थान हैं हर जगह एक बराबर ही सूर्यताप आ रहा है ना। डेफिनेटली अगर पूरी इस लाइन पे वर्टिकल पड़ रही हैं सूर्य की किरणें, तो इस लाइन पे जितने भी स्थान होंगे हर जगह एक बराबर गर्मी दे रही है ना बेटा। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि हर स्थान का तापमान एक बराबर नहीं होगा। क्लियर है? क्यों नहीं होगा?
कल ही के लेक्चर में पढ़ा था एल्बिडो। हर सतह की उष्मा ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। उष्मा भले एक बराबर आती हो, लेकिन हर सरफेस एक बराबर गर्म नहीं होता। इसको हम लोग कहते हैं ना बेटा, एल्बिडो से कल डिफाइन किए थे, लौटाए गए सूर्यताप की मात्रा बटे आने वाले कुल सूर्यताप की मात्रा के अनुपात को एल्बिडो कहते हैं। बहरहाल ये चर्चा हो गई है बेटा विस्तार से, कल के लाइव क्लास में हमने बात किया था। क्लियर है बेटा? तो अब जरा समझिए कि 21 मार्च पर सूर्य की किरणें वर्टिकल विषुवत रेखा पे पड़ रही हैं, तो विषुवत रेखा के प्रत्येक स्थान पे एक समान गर्मी तो आ रही है। रेखा पे हम 3 पॉइंट चुन लेते हैं, ए, बी और सी। क्या ये तीनों स्थानों पे 35 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर होगा? जरूरी है? नहीं है, क्योंकि कहीं स्थल है, कहीं सागर है, कहीं पहाड़ है, कहीं कुछ है। तो जाहिर सी बात है सबकी उष्मा ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी बेटा? अलग अलग। इसलिए होना तो यहाँ 35 डिग्री चाहिए था, लेकिन हर स्थान पे 35 डिग्री शायद ना भी हो, तो देखना पड़ेगा। मान लीजिए ए स्थान पे हमने देखा यहाँ पे 32 डिग्री मिल गया, बी स्थान पे हमने चेक किया तो मालूम चला कि यहाँ तो 35 डिग्री सेल्सियस मिल ही गया, सी स्थान पे हमने चेक किया तो मालूम चला कि यहाँ पे तो 40 डिग्री सेल्सियस मिल गया। लेकिन पूरी रेखा पर मिलना कितना चाहिए था? 35 डिग्री सेल्सियस। तो बी स्थान पे तो 35 डिग्री है। इसका मतलब कि जितना होना चाहिए था उतना है, इसलिए यहां कोई थर्मल एनोमली नहीं है, ताप की विसंगति नहीं है। लेकिन यहां जितना होना चाहिए था उससे कम, और यहां जितना होना चाहिए था उससे अधिक। तो डेफिनेटली इन दोनों स्थानों पर विसंगति है। और गौर से देखें तो विसंगति दो प्रकार की है, एक जितना होना चाहिए उससे कम, और एक जितना होना चाहिए उससे अधिक। तो ध्यान रखिए बेटा, तापीय विसंगति दो प्रकार की होती है। यानी उस अक्षांश पे जितना तापमान होना चाहिए, यदि उससे कम तापमान है तो इसे नेगेटिव थर्मल एनोमली कहते हैं, नकारात्मक ताप विसंगति कहते हैं। और जितना होना चाहिए उससे अगर ज्यादा हो गया तो इसको पॉजिटिव थर्मल एनोमली कहते हैं, धनात्मक तापीय विसंगति कहते हैं। तो तय हो गया बेटा, तापीय विसंगति दो प्रकार की, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी पॉजिटिव थर्मल एनोमली और नेगेटिव थर्मल एनोमली। पॉजिटिव माने जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, नेगेटिव थर्मल एनोमली माने जितना होना चाहिए उससे कम। तो इसका मतलब है कि ए और सी पॉइंट पे थर्मल एनोमली है, तापीय विसंगति है, और बी स्थान पे कोई तापीय विसंगति नहीं है। क्लियर हुआ बेटा? एक तीसरा टर्म, मुझे लगता है ये भी क्लियर हुआ होगा। कमेंट करिएगा बेटा, कोई परेशानी होगी बात करिएगा, मैं पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दूंगा। क्लियर है? अब तीसरे टर्म को भी डिफाइन कर लेते हैं बेटा आज। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा बेटा, और मेरी यही इच्छा है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा मित्र जुड़े और पूरे पीसेस का प्रोग्राम बेटा हम लोग पढ़ेंगे। और ये लाइव क्लास है बेटा, कोई वीडियो बना के आपको अलग से नहीं भेजा जा रहा है। हाँ, इस वीडियो को थोड़ी देर में हम यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। लाइव क्लास खत्म होती है, वीडियो अवेलेबल हो जाता है, हम आपको यूट्यूब पे उपलब्ध करा देते हैं। तो अगर जिनका छूटे वहां जाके देखेंगे, सब क्रम से है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं। 12 अब जरा देखते हैं बेटा कि एक हम लोगों का छठा टॉपिक था जिस क्रम में हम लोग पढ़ रहे थे, उसको हम लोग कहते हैं क्या बेटा? हीट आइलैंड। हाँ, क्या कहते हैं बेटा? उष्मा द्वीप। अब चूंकि ये टर्म ऐसा है बेटा कि इसमें ढेर सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए तो आप थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है, हीट आइलैंड क्या है। विकल्प आपको अगर तरह तरह का दे दिया जाए तो मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे। द्वीप महासागरों में, सागरों में होते हैं ना बेटा। स्थल का वह संकुचित भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो। लेकिन ये द्वीप के आगे कोई शब्द लगा है?
तू लगा है उष्मादीप। ये क्या होता है बेटा? और बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग ये जब क्लास अटेंड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस समय सीजन हम लोगों के यहाँ विंटर का है। तो एक एक्सपीरियंस मुझे लगता है वो आपको हुआ होगा, वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। आप रिस्पांस करिएगा। जाड़े की रात के समय, रात्रि के समय, जब हम बाइक वगैरह से चलते हैं, कार से नहीं भी, कार में सारी चीजें बंद रहती हैं, हीटर वूटर चला लेते हो आप, तो बाहर के टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में तो बड़ा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अगर आप बाइक से चलते हो तो मुझे लगता है सबने ये महसूस किया होगा कि जब हम खुले इलाके की ओर बढ़ते हैं तो ठंड बढ़ती है, ज्यादा ठंड लगती है। और फिर बाइक वेक से हम जैसे कोई सिटी एरिया में अगर प्रवेश करते हैं, नगरीय क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, थोड़ी राहत की अनुभूति होती है। ऐसा जाड़े की लंबी रातों में बड़ा स्पष्ट महसूस होता है। तो बाहर के क्षेत्रों के टेम्परेचर से नगरीय क्षेत्रों का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा उच्च रहता है, जबकि रात तो हर जगह है ना बेटा। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब अगर हम लोग को मिल जाए तो उष्मादीप भी हम लोग समझ लेंगे। नगरीय क्षेत्रों का जो टेम्परेचर है, लेकिन कब बेटा? जाड़े की लंबी रातों में, रात के समय। बाहर के क्षेत्रों में आप निकलते हैं, भीषण ठंड रहती है, लेकिन बाइक से हम जैसे ही नगरीय इलाकों में प्रवेश करते हैं वैसे राहत की अनुभूति होती है। ऐसा इसलिए होता है कि नगरीय क्षेत्रों में कंक्रीट की संरचनाएं होती हैं, जिसको आजकल एक टर्म आ गया ना बेटा, कंक्रीट के जंगल, वह होते हैं। दूसरा कि वहां मानवीय गतिविधियां बहुत होती हैं, मोटर गाड़ियां, कल कारखाने, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा बहुत होती है। तो इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ज्यादा होता है। तो नगर के उन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बाहर के क्षेत्रों से ग्रीन हाउस गैसों का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बढ़ जाता है। और ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं वो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि जो पार्थिव विकिरण होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, उसको ट्रैप कर लेते हैं, उसको जाने नहीं देते। तो बस यही काम वहां कर लेते हैं। रात्रि के समय उन क्षेत्रों के टेम्परेचर को भी थोड़ा सा उच्च बनाए रखते हैं, क्योंकि हीट को ट्रैप किए रहते हैं, उसको भागने नहीं देते। इसलिए उन इलाकों का टेम्परेचर आसपास के क्षेत्रों के टेम्परेचर से बढ़ जाता है। ज्योग्राफी में ऐसे ही बड़े नगरीय क्षेत्रों को, जिनका टेम्परेचर आसपास के क्षेत्रों से उच्च बना रहता है, हीट आइलैंड कहते हैं। सागर में जाने की जरूरत नहीं है। रात के समय अगर हम किसी सैटेलाइट से थर्मल इमेज लें तो देखेंगे बड़ा मजेदार थर्मल इमेज आएगी कि आसपास एकदम डार्क और कहीं कहीं चमकती हुई सी चीजें। तो ऐसा ही लगेगा ना बेटा कि दूर सागर में छोटे छोटे आइलैंड। ज्योग्राफी में इन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उष्मा द्वीप कहते हैं। तो आज हम लोगों ने 3 टॉपिक पे बात किया बेटा, बोलिए तो कौन कौन सा बेटा? हाँ, रेडिएशन विंडो पे हमने बात किया, तापी विसंगत पे हमने बात किया, और हीट आइलैंड पे बात किया। तो इन टर्म पे बेटा थोड़ा मजबूत रहिएगा, बाई द वे अगर परीक्षाओं में देखें तो हम मैनेज कर लें। एक टॉपिक आज है बेटा जिसपे हम आपसे बात कर लें और फिर आज का हम अपना कार्यक्रम समाप्त करेंगे। तो उसको भी थोड़ा ध्यान से बेटा देख लीजिए, परीक्षाओं में काम आएगा। इसको हम लोग कहते हैं क्या बेटा? हीट बजट। अब बजट वजट देख के बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि लग रहा है फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह की बात करेंगे, संसद की बात करेंगे। नहीं बेटा, आज जब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ेंगे, संविधान वगैरह पढ़ेंगे, तो संसद की कार्रवाई में हम लोग पढ़ेंगे बजट वजट क्या होता है, कैसे होता है, वो अलग दुनिया है। यहां उष्मा बजट की बात होनी है बेटा, हीट बजट की बात होनी है। ये 6वां टॉपिक है, सॉरी, हाँ 7वां टॉपिक है बेटा। 6 टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं हम लोग, 7वां टॉपिक है हीट बजट। ये हीट बजट क्या है बेटा? मैंने आपको बताया था बेटा कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है बेटा, वो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट बना रहता है और बना रहना ही चाहिए। इसका यह अभिप्राय नहीं कि धरती के हर स्थान पे 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, लेकिन पूरी धरती का
होल एवरेज जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलता है, सब कुछ बदलता है, लेकिन पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री रहना चाहिए। इसी के टेम्परेचर में जब बढ़ोतरी होती है किन्हीं कारणों से, ग्रीन हाउस गैसेज हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन धरती का टेम्परेचर अगर इतना बना रहेगा तो जीवन हम लोगों का सहज बना रहेगा, और धरती का टेम्परेचर अगर धीरे धीरे ही सही बढ़ेगा तो एक दिन तो आएगा कि धरती का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि हम लोगों के रहने लायक नहीं रहेगा। क्लियर है बेटा? लेकिन धरती का एवरेज जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहता है, और इसी को हम लोग पढ़ते हैं हीट बजट में बेटा। तो ये क्या है कि सूर्य से जो गर्मी आती है रेडिएशन के फॉर्मेट में, विकिरण के फॉर्मेट में, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है कहां कहां कैसे, अभी हम बात करते हैं। धरती भी उष्मा को प्राप्त करती है, और धरती जिस उष्मा को प्राप्त की है, तो जिसने जिसने उष्मा लिया है सूर्य से, अभी हम बताएंगे कौन कौन, सबको चुकाना होगा। यानी 100 यूनिट अगर इंसोलेशन धरती की ओर आया तो 100 यूनिट इंसोलेशन यानी सूर्यताप लौटाना ही पड़ेगा, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं करना है। इसी को हम लोग कहते हैं हीट बजट। तो बजट में क्या पढ़ते हैं कि कहां से आएगा और कहां जाएगा। इस बजट में भी पढ़ते हैं कि कितना सूर्यताप आएगा और कितना सूर्यताप जाएगा। तो कितना नहीं, जितना आएगा उतना ही जाएगा। बजट हमेशा संतुलन में होगा। तो थोड़ा उसी को बेटा देखते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। हम मान लेते हैं बेटा कि ये सरफेस है, धरातल है, और ये हम मान लेते हैं कि हमारे वायुमंडल की एक सीमा है। तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए बेटा। ये क्या है बेटा? हाँ, सरफेस है। क्या है बेटा? सरफेस है। क्लियर है? अब सूर्य की किरणें जो आ रही हैं विकिरण के फॉर्मेट में, वो धरती की ओर तो आ ही रही हैं। हम मान लेते हैं कि जो उष्मा आ रही है वो कितनी है बेटा? 100 यूनिट उष्मा आ रही है। तो एक बात कि जितनी उष्मा लोगे उतनी उष्मा आपको देना पड़ेगा। इसी को हम लोग कहते हैं बेटा हीट बजट। तो जरा देख लीजिए, इसमें 6% वायुमंडल के अंदर ही नहीं आ पाता। मुझे लगता है आप बेहतर समझ रहे हैं कि काहे। अरे भाई, कुछ सुरक्षा प्रहरी आपके वायुमंडल में है ना, हम लोगों ने विस्तार से बात किया। कुछ आते हैं बेटा, जो आ रहे हैं इस 100% में से, उसमें से यहां क्लाउड है, तो 27% को ये भी रिफ्लेक्ट कर देते, और उष्मा जो धरती की ओर आई उसमें से 14% हमारे एटमॉस्फेयर ने ले लिया, और बाकी जो उष्मा आई धरती की ओर, कितना बेटा? लगभग 53%, 53%। इसमें से भी 2% बैरन लौटा दिया जाता है। कितना? 2%। अब अगर ये देखें तो ये आपका होता है कितना बेटा? 35%। अरे 27 + 2 और +6, तो 35% जो उष्मा है ये किसी न किसी प्रकार से तुरंत वापस कर दी गई। अरे 6% तो यहीं से वापस कर दी गई, 27% क्लाउड ने वापस कर दिया, 2% धरती ने बैरन लौटा दिया तुरंत। और मैंने आपसे कहा ना कि उष्मा जितनी आती हो सब ले थोड़ी लिया जाता है, कुछ लौटाया जाता है। तो धरती ने कितना लौटा दिया? 2%। एल्बिडो धरती का टोटल 35% लौटा दिया गया। इसका मतलब है कि कुछ लिया भी गया। बोले बेटा?
अब तो 2 लौटा दिया ना बेटा, अब तो 53 से अभी 51 बचा धरती के पास, 14% वायुमंडल के पास और 51% किसके पास है, धरती के पास। यानी जो प्रत्यक्ष सूर्यताप आया उसका कुल मिला के 51 और प्लस 14, यानी आप कह सकते हैं 65% जो उष्मा है वो वायुमंडल और पृथ्वी ने मिलाकर लिया, क्योंकि 35% तो लिया ही नहीं गया, उसको वापस कर दिया गया तुरंत। एक चीज, मान लीजिए बैंक ने आपको 100 रुपए लोन का ऑफर किया, आपने कहा कि हमको खाली 65 चाहिए, 35 रुपया हमको चाहिए ही नहीं, बैंक ने ऑफर 100 का किया था, तो हमारी देनदारी खाली 65 की होगी। तो जाहिर सी बात है कि ये जो 65 है इसे लौटाना होगा। तो इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन है बेटा वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ फिर से देख लें। मान ले 100 यूनिट आया तो 6 यूनिट तो यहीं से लौटा दिया सॉरी 27 यूनिट बादलों ने लौटा दिया, 2 यूनिट धरातल पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो गया, वापस चला गया। तो कुल मिला के 35% का उपयोग न वायुमंडल ने न धरती ने किया। वायुमंडल और पृथ्वी मिला के जो उपयोग किया वो 14% वायुमंडल ने लिया और 51% सूर्यताप किसने लिया, पृथ्वी ने लिया। अब इसको लौटाना होगा बेटा। ये तो आने आने का हिसाब हो गया, अब थोड़ा जाने जाने का हिसाब हो जाए। तो धरातल ने कितना लिया था, एक एक पैसे का हिसाब होगा। धरातल ने लिया था कितना बेटा, 51%, और धरातल को 51% देना होगा। कब, रात्रि के समय। तो धरातल इस 51% को बेटा देगा। तो 17% जो है ना वो सीधे वायुमंडल के बाहर भेज दिया जाता है। कितना बेटा, 17%। अभी आपने एक टर्म पढ़ा ना, रेडिएशन विंडो, ये दनाते हुए बाहर चला जाता है। तो कितना बेटा, 17%। 51 में से 17 निकल गया तो बचा कितना बेटा, थोड़ी सी गणित आनी चाहिए बेटा, और इतनी गणित मुझे लगता है सबको आती है। 34% दे दिया किसको, वायुमंडल को। और वायुमंडल के पास पहले से कितना था, 14%, ये वाला। अब वायुमंडल के पास देखो, हाँ ये 34% है बेटा, 34% दिया। वायुमंडल के पास पहले से कितना था, 17%, सॉरी 14%, और 17% पृथ्वी ने वापस दे दिया। तो 17 और 34, 51 हो गया। तो धरती ने अपना हिसाब तो चुका दिया, अब हिसाब चुकाना पड़ेगा वायुमंडल को। 14% आपने प्रत्यक्ष सूर्यताप से लिया था और 34% आपने पार्थिव विकिरण से लिया था। अब समझ में आया कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्यों घटता है। वायुमंडल प्रत्यक्ष सूर्यताप से ज्यादा गर्म नहीं होता, पार्थिव विकिरण से ज्यादा गर्म होता है, इसलिए ऊंचाई की ओर बढ़ने पे तापमान घटता है। उस टॉपिक को मैं चर्चा कर चुका हूं बेटा, लैप्स रेट, ट्रोपोस्फीयर पे जब चर्चा कर रहे थे। तो अब इनका कितना हो गया भैया, जोड़ लीजिए, ये हो गया 48, देख लो 34 और प्लस 14। अब ये 34% धीरे धीरे चुका देते हैं। तो ये 48 और 70, टोटल कितना बेटा, 65%। क्लियर, ये दोनों मिला के 65 ही लिए थे ना, और ये दोनों 65 अब लौटा दिए। 35 तो काम आया ही नहीं था, पहले ही हम लोगों ने लौटा दिया था। क्लियर है बेटा, इसे हम लोग ज्योग्राफी में कहते हैं हीट बजट, उष्मा बजट कहते हैं बेटा। तो फिर से देख लीजिए, 6% वायुमंडल में घुस ही नहीं पाया, धरती के नीचे आ ही नहीं पाया, वायुमंडल प्रवेश नहीं कर पाया। बाकी जो प्रवेश किया उसको क्लाउड ने 27% तुरंत लौटा दिया, लिया ही नहीं। 2% धरती ने लौटा दिया। तो कुल टोटल जो बिना उपयोग के लौटा दिया गया वो 35%। अब जाहिर सी बात है कि 65% लिया गया होगा। इस 65 में बंटवारा ऐसे हुआ कि 14% वायुमंडल ले लिया और 51% धरती ने ले लिया।
तो दोनों ने मिला के कितना लोन लिया? 65। अब चुकाओ, चुका रहे हैं। 17% सीधे उन्होंने दे दिया वायुमंडल के बाहर। इसका उपयोग वायुमंडल नहीं करता, ये रेडिएशन विंडो से उष्मा चली गई बाहर। 34% इसने वायुमंडल को दे दिया। वायुमंडल के पास पहले से 14% था। अब वायुमंडल ने क्या किया कि 48 यूनिट या 48% अब ये रिलीज कर दिया, और ये दोनों मिला के आप देखें तो 65 यूनिट या 65% हो गया। तो लिया कितना था? 65, और दे भी दिया 65। तो जितना आया उतना चला गया, उष्मा बजट पूर्ण हुआ, यानी जो लिया गया वो चुकता कर दिया गया। क्लियर है बेटा? तो आज हम अपनी बात बेटा यही समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में बेटा बड़ा गंभीर टॉपिक है, और भूगोल की पूरी आत्मा ही वहीं बसती है, जिसको हम लोग कहते हैं वायु दाब व पवन, यानी एयर प्रेशर एंड विंड। तो इस पे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। मेरा उत्साह बढ़ाइए बेटा प्लीज। मैं प्रयास कर रहा हूं कि घर बैठे आपको कुछ मिले पढ़ने लिखने के लिए, परेशान ना हो। और बस सहयोग यही करना है बेटा कि आप प्लीज शेयर कर लीजिए। आप शेयर नहीं कर रहे हो बेटा, मुझे पता चलता है आपने शेयर किया कि नहीं किया। तो आप शेयर करें। अब ढेर सारे आपके कमेंट आते हैं, लगता है बड़ा अफेक्शन है, बड़ा लगाव है हमसे, आपसे, तो उसको दिखाइए बेटा, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। बस यही मेरी प्रत्याशा है आपसे। और जिन मित्रों को आप पिछला वीडियो अगर छूटा हो, तो लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाए हो, वो यूट्यूब चैनल पे जाइएगा। आर्या कैरियर पॉइंट के नाम से ही यूट्यूब चैनल है, हर वीडियो क्रम से वहां पे अपलोडेड है। ये जो वीडियो है बेटा, इसको भी आपसे थोड़ी देर के बाद मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच।